हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज में डे 9, जिसमें देखने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की है। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के 8 टॉपिक्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जा करके सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसएससी के प्रिपरेशन में लग रहे हैं तो उसके लिए फ़िलहाल मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करने वाला हूँ। पहला जो बुक है 6300 प्लस MCQ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे कवर किया गया सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। एक तरह से अगस्त 2023 तक इसमें आपको सारी क्वेश्चंस मिल जाएंगे बिहार में अब तक जितने एग्ज़ाम्स हुए। ये तो हो गया आपका सामान्य अध्ययन के लिए सॉल्व पेपर। एक अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए। प्रैक्टिस सेट 30 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस बुक में। तो दोनों बुक अपने नज़दीकी मार्केट से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये दोनों बुक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो आप जा करके एक बार जरूर चेकआउट करें। सबसे पहला प्रश्न ये है कि पंचायत की अवधि क्या होती है। पंचायत की अवधि क्या होती है? तो ध्यान रखना है कि पंचायत की जो अवधि होती है वो अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए होती है। यानी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष तक के लिए होती है पंचायत की अवधि। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत समिति भंग है तो नवनिर्वाचित पंचायत समिति का कार्यकाल कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? क्वेश्चंस आपको रेंडमली देखने को मिलेगा, तो अच्छे से वीडियो को एंड तक देखिए। सभी क्वेश्चंस पंचायती राज से जुड़े हुए मिल जाएंगे आपको। पंचायत समिति अगर भंग हो तो नवनिर्वाचित पंचायत समिति का कार्यकाल जितना भंग हुई पंचायत समिति का शेष कार्यकाल है उतना ही होगा। राइट, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि उसे 5 साल वापस से मिलेगा। पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? पंचायती राज संस्थाएं जो वो किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? तो यहाँ पे हम देखेंगे 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम जो कि आया हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के लिए प्रावधान करता है? ग्राम पंचायतों के लिए प्रावधान करता है कौन सा अनुच्छेद? तो ध्यान रखना है, ग्राम पंचायतों के लिए सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये हमेशा पूछा जाता है। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो जनरली पंचायती राज संरचना 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन ए होगा 21 वर्ष। केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया जाता था। केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत राज व्यवस्था लागू करने का जो निर्णय है वो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। गलत जोड़े का चयन करना है, यानी अशोक मेहता समिति ने किस समिति का सुझाव दिया था? कितने स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, ये पॉइंट आपका गलत हो गया, जबकि बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय दिए थे। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स गलत है। गलत जोड़े चुनना था तो दोनों ही गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का अनिवार्य प्रावधान नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पंचायत का अनिवार्य प्रावधान नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा? तो ऊपर में आपको बताया गया था कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो सीमा होगी वो 21 वर्ष होता है, ना कि 24 वर्ष। तो ये आपका गलत है। ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 23 स्तरीय पंचायत राज स्थापना, ग्राम सभा का गठन संगठन है, ये सब तो सही है। ऑप्शन ए गलत था। इसके बाद हमारा अगला सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें। तो अब चारों ऑप्शंस पे नज़र डालेंगे तो सही आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए होगा कि पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बाकी में गलत है, जैसे पंचायतों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ये पॉइंट गलत होगा। और पंचायतों के अध्यक्ष प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये भी पॉइंट आपका गलत होगा। तो सही है हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? कौन सी समिति? तो अगर हम समिति की यहाँ पे बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 से जुड़ी हुई है, ये भी सही है आपका। और LM सिंघवी जो समिति है इसका संबंध आपको ध्यान रखना है कि 1986 से होगा और इसका भी संबंध पंचायती राज से है। गॉडगिल जो समिति है ये भी आपका संबंध इसी से रखता है और 1988 के साथ ये आपको समिति आता है। और GVK राव जो समिति है इसको भी याद रखिएगा 1985। यानी ये सभी के सभी जो समितियाँ आपको देखने को मिल रहा है वो पंचायती राज से जुड़ी हुई है और कुछ ना कुछ अपना इन्होंने सुझाव दिया हुआ था। तो सभी के सभी सही है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पंचायती राज शब्द शहरी स्थानीय स्वशासन को व्यवस्था को दर्शाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो पंचायती राज शब्द है वो स्थानीय स्वशासन को दर्शाता है, ना कि शहरी को। ये आपका गलत होगा, शहरी नहीं होता यहाँ पे, स्थानीय स्वशासन को जो कि दर्शाता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो पहला पॉइंट गलत है। पंचायत राज्य को 73वें संशोधन के अधिनियम के तहत संवैधानिक दर्जा हासिल हुआ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपका जो कि सही है। तो राइट आंसर केवल और केवल 2 पे टिक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट होने की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किसी राज्य की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किसी राज्य की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो 20 लाख सही होगा, ऑप्शन सी 20 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? पंचायती राज स्थापित करने वाला सभी को पता है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहला पंचायती राज जो कि बना था, और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधित है? 243 के जितने भी अनुच्छेद हैं मैंने आपको एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, सभी के सभी याद हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो 243 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सीटों के आरक्षण? तो हमने क्या याद कर रहा था? डी, यानी डी में दमदार आरक्षण। बिहार में अगर आरक्षण की बात करते हैं तो आपको पता है 50% आरक्षण मिल जाता है लड़कियों को, तो दमदार आरक्षण मिलता है। तो डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन हम सी पे टिक करेंगे। ठीक है, 243 के डी। इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पंचायत का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है? तो आवश्यक न्यूनतम आयु तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होने की 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते हैं? किस पर लागू नहीं होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लागू नहीं होते बात करें तो एक तो आपका नागालैंड आता है, उसके बाद मेघालय भी आता है, मिजोरम और मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र। यानी यहाँ पर देख सकते हैं मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत और नागालैंड के अंतर्गत लागू नहीं होगा। तो 2 और 4 ऑप्शन हम बी पे टिक करेंगे, 2 और 4। ये चीज़ याद रखिएगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको ऑलरेडी बीपीएससी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत को उचित कर लगाने और वसूलने का अधिकार है? किसको? पंचायत को, यानी कि कौन सा पंचायत को उचित कर लगाने का अधिकार, वसूलने का अधिकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य विधायी। ठीक है, राज्य विधायी। किस वर्ष में बिहार में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है? 50% सीटें आरक्षित की गई है, तो यहाँ पे सही होगा 2005 के अंतर्गत। नेक्स्ट वन देखिए, इसके बाद अगला सवाल है कि पंचायतों में ग्राम या किसी अन्य स्तर पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित किसके द्वारा किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, देखिए आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ पॉइंट्स भी है कि अनुच्छेद 243 के डी के खंड 4 में कहा गया है कि ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए इस तरह से आरक्षित होंगे जैसा कि राज्य का विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा प्रदान करता है। तो ये चीज़ याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज्य प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? कौन सी अनुसूची पंचायती राज्य प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? तो 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज से जुड़ी हुई है, ऑप्शन सी होगा, जबकि 12वीं नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा।
पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? तो ये क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो गया, 73वां और 74वां पता है। स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं होता है, शामिल नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत ग्राम समिति नहीं आता, ठीक है, ग्राम समिति नहीं आता। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 आते हैं, ग्राम समिति नहीं आता। तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर बनेगा। पंचायत समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? पंचायती समिति में मुख्य अधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य अधिकारी की बात करें तो विकास अधिकारी यहाँ पे करेक्ट होगा, विकास जो पदाधिकारी कह सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला है कि जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो जिला परिषद को भंग करने की जो शक्ति होती है वो राज्य सरकार के पास होता है, ऑप्शन बी, राज्य सरकार के पास। राज्य वित्त आयोग है एक, राज्य वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, यानी ऑप्शन सी होगा, संवैधानिक निकाय। इसके बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया, पढ़ सकते हैं कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बना। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, ये उद्देश्य याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई के अनुसार, यानी आई से इनकम टैक्स हमने याद रखा था ना, के अनुसार राज्य वित्त आयोग का राज्यपाल जो होता है वो 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल आयोग के लिए अन्य सदस्य जो अधिकतम 4 की नियुक्ति करता है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये कह रहा है कि 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था के पुनरुद्धार पर नियुक्ति समिति का नाम बताइए। नियुक्ति समिति का नाम क्या है? 1986 में राजीव गांधी द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्था के पुनरुद्धार पर नियुक्ति समिति का नाम क्या है? तो इस समिति का नाम था LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जो कि आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही वरीयता क्रम आपको बताना है, सही वरीयता क्रम कौन सा होगा? तो सही वरीयता क्रम में जानते हैं कि सबसे निचला स्तर पर ग्राम सभा होता है, उसके बाद पंचायत समिति होती है, उसके बाद आपका जिला अध्यक्ष, जिला परिषद होता है, यानी 3 यहाँ पे 1 2 3 बिल्कुल सही होगा, 1 2 3 ऑप्शन हम डी पे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? आप कमेंट करके बताएंगे अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप लोग बताइएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे शेयर कर लीजिए। और जैसा कि आपको अगर कोई पेड कोर्स लेना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं पेड कोर्स के लिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।